Everyone, my name is Aftab Alam and I am teaching mathematics for the last 4 years in Motion Education, and today we are going to discuss here sequence and series. So this topic is really very important for IIT JEE. At least one question is fixed from this topic. So ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। कुछ लोग इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, कुछ लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, है ना। तो हम लोग तीनों चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है ना। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज और प्रोग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस, है ना। व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो इसका बेसिक डेफिनेशन पहले लिखेंगे। एनी कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड, एनी कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, विथ identified first term, second term and so on, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? एनी कलेक्शन विथ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन। कोई भी कलेक्शन हो सकता है, हम लोग उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म, इस तरीके से। तो जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं, जैसे लिख लेता हूं 1, 5, 11, इस तरीके से मैं ले लिया पाई एल log 7 to the base 2 x। कोई भी हम लोग रैंडम टर्म ले सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, दैट शुड बी मैथमेटिकल क्वांटिटी, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, इन अ सिमिलर वे वी कैन से दिस इज आवर थर्ड टर्म। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कॉमा के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा क्या है, पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से ये होगा हमारा सेकेंड टर्म, ये होगा हमारा थर्ड टर्म। तो कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कॉमा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। तो इसमें जो है कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, इसके लिए कोई खास तरीके के रूल पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं जैसे कि मान लीजिए x 1 5, अब ले लेता 57, इस तरीके कोई भी दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कोई रूल को फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। तो यानी इसका मतलब ये समझ में आया यहाँ से कि कोई भी रैंडम नंबर हम लोग ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन दिस वे दिस इज फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म, सेवंथ। इस तरीके से हम लोग कॉमा के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इस तरीके से, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, पहला टर्म है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, दिस विल बी T1, इन अ सिमिलर वे दिस विल बी T2, T3 और ये T4। तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस है? तो इसके लिए कोई खास तरीके के मतलब रूल और पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है ना, और कॉमा द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या इसका nth टर्म फाइंड कर सकते हैं? नहीं, सीक्वेंस में हम लोग nth टर्म फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है और हमें पता ही नहीं है कि ये पैटर्न कैसा चल रहा है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो हम इसका nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, है ना। अब देखिएगा ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट, है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? दिस लोअर सबस्क्रिप्ट शुड बी नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। क्या हम लोग कभी थोड़ी ना बोलते हैं कि 1.5वां टर्म क्या होगा, 2.5वां टर्म क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि क्या होना चाहिए, ये सारे नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सीरीज क्या होता है ना। अब बात करने वाले हैं कि सीरीज क्या होता है। सीरीज का पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है, और उसके बाद से इसमें जानेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन क्या होता है ना। तो अब यहां पे लिखने वाले हैं हम सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस। इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है ना उसी का रिप्रेजेंट, जो इट इज द रिप्रेजेंटेड सम ऑफ ए सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है उसी को सम, अगर जहां जहां कमा है वहां पे अगर हम प्लस साइन दे देते हैं तो सीरीज बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, वही एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 लिखा था, मैं यहाँ पे लिखा था 4 लिखा था, फिर से लिखा था 11, इस तरीके से log 7 टू द बेस, जैसे log 7 टू द बेस 2 लिख दिया था, यहाँ पे ले लीजिए XL, ये सारे जो नंबर्स लिए थे, तो ये क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन इस कमा की जगह पे अगर हम प्लस साइन लिख देते हैं, है ना, तो ये बन गया सीरीज। यानी अगर हम पूछे, अगर हम बताए यहाँ पे, तो इन सीक्वेंस और सीरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस में विद द हेल्प ऑफ कमा वी कैन इजिली आइडेंटिफाई दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। तो हम लोग कमा के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? ये प्लस साइन जो है ना, यही बताता है कि ये क्या है, ये सीरीज है ना। तो आई यहां पे भी समझ में आ गया होगा कि इसका जो लिखने का जो तरीका है, कैसे लिखते हैं। तो वहां पे सीक्वेंस में कॉमा के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यहां पे प्लस साइन द्वारा पता चलता है हमें कि ये सीरीज है। ये जैसे कि क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, इसी तरीके से ये क्या हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, है ना, और ये वाला हो गया फिफ्थ टर्म, लास्ट जो है ये L, ये क्या होगा सिक्स्थ टर्म। अब देखो T1, T2, T3, T4, T5, T6 लिखा है ना, तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 T6, ये जो है यहाँ पे ओनली 6 टर्म्स है, तो हम लोग इजीली इसको लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो गए, तो कैसे लिख पाएंगे? तो समझिएगा, ये चीज इसको बोलते हैं समेसन। क्या बोलते हैं? समेसन बोलते हैं ना, इसका ग्रीक वर्ड है सम्मा, तो इसको बोलते हैं बेसिकली समेसन। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जो है 6 है, तो हम लोग आसानी से लिख पा रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर मान लीजिए ऐसा 1000 हो गया, 100 हो गया, तो कैसे लिख पाएंगे? तो फिर नोटबुक में लिखना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये समेसन का यूज करेंगे। समेसन क्या काम क्या है? समेसन इट विल ऐड ऑल द टर्म्स, जितने सारे टर्म्स गिवन हैं उन सारे टर्म्स को क्या करता है, ये जोड़ देता है ना, इसलिए इसका काम क्या है, सारे टर्म्स को ऐड अप करना। अब समझिएगा, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे वेरिएबल। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T है, ये T है, यहाँ भी T है, ये वाला भी T है, ये वाला भी T है, यानी T तो सारे में फिक्स है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे T। अगर आप एक और चीज नोटिस करो यहाँ पे, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये जो इसका लोअर सबस्क्रिप्ट है, ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यानी वेरी हो रहा है। तो हम लोग एक कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे देंगे R, तो ये क्या हो गया TR हो गया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TR। अब ये R कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक गया? 6 तक, तो लिखेंगे R इज इक्वल टू 1 to 6। अब ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे तो ओनली 6 टर्म है, हम लोग इजीली लिख पा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर टर्म्स इतना होता, मान लीजिए अगर हमें टर्म लिखना है R इज इक्वल टू 1 से लेके अगर हमें लिखना हो 1000, तो हम लिख देंगे R इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, और कहां तक मैक्सिमम हो सकता है? 1000 तक, तो R इज इक्वल टू 1 से लेके 1000, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट या अपर लिमिट, तो यहाँ पे लिख देंगे T1। इसका मतलब क्या हुआ, ये T1 प्लस T2 प्लस इस तरीके से कहां तक जा रहा है, ये T100 तक, 1000 तक, है ना, तो 1000 तक। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स 100 दिया हो, 1000 दिया हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? समेसन यूज करेंगे। तो इसको जो लिखने का जो तरीका है समेसन के रूप में, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अगर टर्म्स को हमें एड अप करना है, बहुत ही लॉन्ग टर्म है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग इसके बाद से डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद से इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं इन तीनों को। तो अब डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन की बारी है ना। प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन, तो बोलेंगे इसका बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, where we follow a fixed rule or pattern,
अब समझिएगा इसका मतलब क्या है ना। कहना क्या अच्छा समझिएगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस विथ डेफिनिट रूल, ये इसको अंडरलाइन करेंगे, डेफिनिट है ना। डेफिनिट रूल का मतलब क्या होगा, एक फिक्स तरीके का उसमें क्या होगा, सीक्वेंस तो होगा लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, एक फिक्स तरीके का रूल को फॉलो किया जा रहा होगा। वेयर बी फॉलो ए फिक्स रूल और फिक्स पैटर्न, एक फिक्स तरीके के पैटर्न को और रूल को फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे ले लिया 2 4 6 8 10। अगर आप इस एग्जांपल को, पहला नंबर एग्जांपल को ध्यान से देखें तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी अगला वाला जो सक्सेसिव टर्म है, जो भी अगला वाला जो टर्म आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, 2 ऐड होके आ रहा है ना। यानी जब पिछले वाला जो टर्म में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 में अगर 2 आप ऐड करते हो तो आ जाता है 6 में 2 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से 8 में अगर आप 2 जोड़ते हो तो आएगा 10। इसका मतलब ये समझ में आया यहां से कि यहां पे एक कंडीशन, एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। यानी पिछले वाला टर्म में जब 2 ऐड किया जा रहा है तो हमें आगे वाला टर्म मिल रहा है ना। तो ये चीज यहां से समझ में आया कि अच्छा हमें क्या करना है, एक रूल को, एक पैटर्न को फॉलो करना है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रोग्रेशन है ना। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं 1x x स्क्वायर x क्यूब है ना, इसी तरह से x रेज़ टू 4। अगर आप ध्यान से देखो इस एग्जांपल को तो आपको समझ में आ जाएगा यहां से क्या चल रहा है। अगर आप नोटिस करो इन चीजों को यहां पे, तो ये क्या है 1, ये x है x स्क्वायर, यानी इस 1 में अगर आप x से मल्टीप्लाई करते हो, x से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा x में फिर से मल्टीप्लाई करो x से तो x स्क्वायर मिल जाएगा। x स्क्वायर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वापस तो ये मिल जाएगा x क्यूब में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x रेज़ टू 4। इसका मतलब ये चीज फिर से वापस एक समझ में आ गया कि एक रूल को, एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। यानी पिछले वाला टर्म में जैसे ही x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अगला वाला टर्म मिल रहा है, फिर इसमें x से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म मिल रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करने पे x से ये वाला टर्म मिल रहा है, इसमें फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिल रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक रूल को, एक पैटर्न को, एक सर्टेन रूल को फॉलो किया जा रहा है। यानी पिछले वाले टर्म में जैसे ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यानी सारे टर्म्स में, हर पिछले वाला टर्म में x से मल्टीप्लाई करने पे अगला वाला टर्म मिल रहा है। यहाँ पे हर पिछले वाला टर्म में 2 को जोड़ा जा रहा है तो अगला वाला टर्म मिल रहा है। इसका मतलब एक चीज समझ में तो आ गया कि प्रोग्रेशन उसको बोलेंगे जिसमें कोई खास तरीके को, रूल को और पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन हो जाए? हाँ, एक सीक्वेंस तो प्रोग्रेशन हो सकता है क्या? नहीं, एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, लेकिन क्या एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है? हाँ, प्रोग्रेशन ये सीक्वेंस ही तो है, ये भी सीक्वेंस है ना, जो लॉजिकली एक कनेक्टेड है, एक लॉजिक बन रहा है यहाँ पे कि हाँ एक कुछ ना कुछ एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। तो क्या ये तो प्रोग्रेशन तो है, लेकिन क्या एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है? हाँ, एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग 3 चीज पढ़े। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा क्या पढ़े हम लोग कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। सीक्वेंस का कैसे पता चलता है भाई? तो सिंपल है, सीक्वेंस को हम लोग कैसे पता करते हैं कि सीक्वेंस में क्या होता है, एक जैसे कि कोई भी खास तरीके के रूल को, पैटर्न को लॉजिकली कनेक्टेड नहीं होता है ना। तो अब ये बात हुआ कि सीक्वेंस में क्या होता है, कोई खास तरीके का रूल पैटर्न को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, दैट शुड बी मैथमेटिकल क्वांटिटी एंड विद द हेल्प ऑफ कॉमा वी कैन इजीली आइडेंटिफाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन, है ना। ये पढ़े थे। दूसरा सीरीज। अच्छा, जहां जहां कमा होगा ना, कमा द्वारा हम लोग पता करते हैं कि सीक्वेंस है, और कमा की जगह पे अगर हम लोग जैसे ही लिखेंगे प्लस साइन तो बन जाएगा सीरीज। अब पता प्रोग्रेशन कैसे? तो प्रोग्रेशन में क्या होता है, सीक्वेंस विद डेफिनिट रूल, एक खास तरीके के रूल को, पैटर्न को फॉलो किया जाता है, उसको बोलेंगे प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न ही चल रहा है ना, सारे पिछले टर्म में 2 जोड़ने पे अगला वाला टर्म आ रहा है, सारे टर्म में पिछले वाले टर्म्स में अगर जैसे ही x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला वाला टर्म हमें मिल रहा है। अच्छा, यहां से समझ में आ गया कि एक पैटर्न और एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो कहेंगे कि ये प्रोग्रेशन है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है ना। सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के अंदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन।
टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में फर्स्ट जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं भाई? एपी, है ना। इसी तरीके से अगर दूसरा है उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जो दूसरा टाइप है वो क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है जीपी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीपी। तीसरा जो टाइप होगा वो होगा अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एजीपी। एक्चुअली एजीपी क्या होता है? यही तो अरिथमेटिक को का मतलब होता है टुगेदर। तो अरिथमेटिक कोज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है। फोर्थ नंबर जो होगा वो होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट में बोलेंगे एचपी, है ना। इसी तरीके से जो फिफ्थ नंबर होगा इसमें वो होगा मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, ये जो फिफ्थ नंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या होगा? या आप इसको बोल सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं स्पेशल सीरीज भी बोला जाता है ना, स्पेशल सीरीज। तो ये स्पेशल सीरीज में क्या होता है, या इसको बोल दो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है ना, मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होता है? कंबाइंड प्रोसेस होता है। मतलब सबका जो है स्पेशल सीरीज, मतलब इसमें अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा लेवल अलग होता है ना। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलेंगे जीपी, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, और लास्ट जो है उसको डिस्कस करने वाले मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, या इसको बोलेंगे स्पेशल सीरीज, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एपी, है ना। तो देखते हैं कि एपी क्या होता है। अब एपी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोई भी जैसे कि प्रोग्रेशन दे रखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि एपी है, जीपी है। इन सारी चीजों को धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जानने वाले हैं कि एपी क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, है ना। शॉर्ट में बोलेंगे एपी। अब इसका बेसिक डेफिनेशन पहले जानेंगे, फिर उसके बाद से इस पे चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन whose terms are increased, progression whose terms are increased or decreased, whose terms are increased or decreased by a fixed number, fixed number. That fixed number is called, that fixed number is called common difference. कॉमन डिफरेंस, है ना। अब समझिएगा क्या बोला गया, प्रोग्रेशन उस टर्म्स आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए फिक्स नंबर। इंक्रीज ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होता है और एक फिक्स नंबर से डिक्रीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। आई होप ये चीज समझ में आ गया कि कोई प्रोग्रेशन है, मान लीजिए उसमें सारे टर्म में 2 का डिफरेंस है, 2 बढ़ रहा है सारे टर्म्स में, है ना। हर पिछले वाले टर्म में 2 जोड़ने पे अगला वाला टर्म मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी डिफरेंस जो है क्या है, सेम है। अब समझिएगा, अगर कोई टर्म ऐसा है सारे लिखे हुए हैं उसमें 3 का डिफरेंस है ना, तो इसको बोलेंगे या तो कोई फिक्स नंबर से घटता है या कोई फिक्स नंबर से बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अब आगे जानेंगे कि स्टैंडर्ड अपीयरेंस कैसा होगा। इफ A is the first term, if A is the first term, if A is the first term and D is the common difference, D is the common difference,
कॉमन डिफरेंस, देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस, देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एपी, अपीयरेंस ऑफ एन एपी इज, है ना, समझिएगा बात। अगर ए इज द फर्स्ट टर्म, है ना, एपी का अगर फर्स्ट टर्म ए हो और डी जो हो उसका कॉमन डिफरेंस हो, देन स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एपी, देन एपी कैसा उसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस हो, कैसा दिखाई देगा एपी, तो बहुत ही सिंपल है, समझिएगा, ऐसा होगा। फर्स्ट टर्म अगर इसका ए है, सेकंड इसका कॉमन डिफरेंस कितना डी है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा ए प्लस, यहां पे मैं लिखूंगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, है ना, इस तरीके से होगा। अब समझिएगा बात, ये जो ए है ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ये a प्लस डी कितना है, ये है सेकेंड टर्म t2, इसी तरीके से a प्लस 2d जो है ये है t3। अब मैं लिखना चाहता हूं यहां पे tn टर्म लिखना चाहता हूं, कितना लिखना चाहता हूं, tn टर्म। ये कैसे आएगा आप समझिएगा इस लॉजिक को, ये a है ना, इसको मैं ऐसा लिख दूं a प्लस 0 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही तो होगा, तो a प्लस 0 करेंगे तो ये a ही आएगा। यहां पे जो d का कोएफिशिएंट है ये कितना है, 1 है ना, इसी तरीके से d का कोएफिशिएंट कितना है, ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस, कोएफिशिएंट d का 1 है। तो क्या मैं इस 1 को ऐसा लिख दूं, इस 0 को मैं लिख दूं ऐसा 1 माइनस 1, इस 1 को लिख देता हूं मैं 2 माइनस 1, इसी तरीके से ये जो 2 है इसको लिख देता हूं 3 माइनस 1। अब समझिएगा, अगर ये फर्स्ट टर्म है हमारा, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 1। ये हमारा जब सेकेंड टर्म होता है तो हम लिख रहे हैं इसको 2 माइनस 1। इसी तरीके से अगर ये t3 है यानी थर्ड टर्म है t3, तो हम लोग रहेंगे 3 माइनस 1। अगर हमें tn लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि जो टर्म है उस जो d का कोएफिशिएंट है ना, क्या है, अगर t2 है तो 2 माइनस 1, उससे एक कम है ना, t3 है तो लिख रहे हैं 3 माइनस 1, है ना। इसी तरीके से हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। जो d का कोएफिशिएंट होगा क्या होगा, उससे एक कम होगा जो टर्म होगा, तो टर्म n है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहां तक कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे लिखा गया। अब समझिएगा ये क्या है, यही है हमारा ब्रह्मास्त्र, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। इसको L से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या नाम है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म है ऑफ एपी, या इसको बोलेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऐसा है कि अगर a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरीके से लिखे तो tn लिखना है तो a प्लस n माइनस 1 डी, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, L स्मॉल l से डिनोट करते हैं, और इसको बोला जाता है nth टर्म ऑफ NAP या जनरल टर्म ऑफ AP। तो आपको याद रखना है कि nth टर्म ऑफ NAP या जनरल टर्म ऑफ AP या लास्ट टर्म जो है L से, ये सारी चीजें आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए डिफरेंस जो है अगर वो ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मतलब मान के चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे, है ना, इसमें कुछ नोट लिखा देता हूं जिससे कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, नोट में यहाँ पे लिखते हूं NOTE, है ना, नोट। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला जो पॉइंट होगा, अगर ऐसा हुआ इफ d इज ग्रेटर देन 0, कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग एपी होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी। कैसे मैं बताऊंगा अभी। अगर ऐसा हुआ 2 नंबर, जैसे कि इफ d इज लेस देन 0, इफ d इज इक्वल टू 0, है ना, ये तीसरा पॉइंट है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, अगर d लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग एपी होगा, है ना, डिक्रीजिंग एपी होगा। अगर ये d इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बोलेंगे, इसको कांस्टेंट एपी बोलेंगे, कांस्टेंट एपी। क्यों ऐसा बोलेंगे मैं अभी बताता हूं। अगर d ग्रेटर देन 0, जैसे मान लीजिए 2 लिखा मैं, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो डिफरेंस कितना आने वाला है, कॉमन डिफरेंस 2 आने वाला है ना। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, यानी d जो है ना 2 आ रहा है, और ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो अब ये कि ये जो ये एपी कैसा है, ये है इंक्रीजिंग एपी,
है कि नहीं है, इंक्रीजिंग एपी है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लूं, जैसे कि ऐसा लिखता हूं मैं एट 642, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी T2 माइनस T1, तो ये D आ जाएगा -2 और -2 है लेस देन 0 और VS से लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये कैसा है, ये जो है डिक्रीजिंग एपी है भाई, एपी जो है डिक्रीज कर रहा है ना, टर्म्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग एपी बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ मान लीजिए एट लिखिए, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट एपी। डी जब 0 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस तो, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि Tn जो होगा लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब इसमें ये चीज सबसे पहले समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम लोग डिस्कस किए, एपी कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई जो प्रोग्रेशन लिखा हुआ है वो एपी ही है। तो बहुत ही सिंपल रीजन है, क्या बोलना है अपने को ये बोलना है कि जो लिखे हुए जो प्रोग्रेशन होना चाहिए उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। यानी सिंपल भाषा में बोले तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे कि ये है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस जैसे ही सेम हुआ तो हम लोग बोलने वाले हैं कि एपी है, बस इतना सा याद रखना अपने को। अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग जो है यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिखने वाला हूं, यहां पे लिखने वाला हूं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, एंड नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है, हाँ ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का जो n टर्म्स का जो सम है उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद से इसके बाद से क्वेश्चंस का बाढ़ लगाएंगे, इसके बाद से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये चीज समझेंगे कि ये जो हेडिंग है इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ड्राइव करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। समझिएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का जो n टर्म्स होंगे उसका हमें क्या फाइंड करना है, सम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट, है ना, s ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म्स, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म एपी का a होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d होता है, इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d होता है ना। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट टर्म तो पता है हमें कि जो d का कोफिशिएंट होगा एक कम होगा, तो Tn टर्म लिखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब हमें क्या करना है कि n टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, उल्टा करके, मतलब रिवर्स, सारे टर्म्स को रिवर्स करना है और जोड़ देना है ना। सारे टर्म्स को क्या करो, रिवर्स कर दो और जोड़ दो। तो मैं क्या करता हूं, देखो ना भाई, अगर मैं लिखा ऐसा 1 + 2 + 3, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं, 3 + 2 + 1 लिख सकता हूं, है ना। तो एपी का बेसिकली यही कंसेप्ट है। मैं क्या करता हूं, सारे टर्म्स को उल्टा रिवर्स करूंगा और जोड़ दूंगा, तो Sn = हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है उसको यहां पे लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, अगर ये 2d है तो इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है, यानी d आ रहा है। तो ये जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, है ना। d का कोफिशिएंट एक कम होगा, तो यहां पे लिखेंगे a प्लस n माइनस 2 इंटू में कितना d, और यहां पे क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म लिखेंगे यहां पे। समझ में आ गया, यानी जो सारे टर्म्स थे क्या किए, रिवर्स करके जोड़ दिए। देखो ये a है, फर्स्ट टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे लास्ट में चला गया, ये जो लास्ट टर्म था ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो सारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसको रिवर्स करना है और जोड़ देना अपने को। अब ध्यान से देखना आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो Sn प्लस Sn कितना आएगा, ये आ जाएगा 2Sn। ये अब ध्यान से आपको एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे ये नोटिस कीजिए, a फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म जो है ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको जोड़ना है। तो ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया, ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब अगर ध्यान से आप यहां पे भी एक आप नोटिस करो, a प्लस डी जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड लास्ट टर्म है, इसको आप क्या करो, जोड़ दो दोनों को। तो जैसे ही जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, है ना, ये भी आ गया। इसी तरीके से जो थर्ड टर्म होगा और जो लास्ट थर्ड टर्म होगा उसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, वो भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये है कि सब खेल यहाँ पे सेम चल रहा
ये देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और ये a, आप जोड़ोगे दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला आ गया। अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा ये जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब आप यहां से एक कंसेप्ट समझना, मान लो ये जो 3 है ना, 3 प्लस 3 लिखा, 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं क्या, ये 2 टाइम्स जो 3 जो है ना, ये जो नंबर है 3, ये कितने बार रिपीट किया, 2 बार है ना, तो मैं कर लिया 2 इंटू 3। अब ये जो 3 है, 3 प्लस 3 है ना, ये जो नंबर 3 है ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, अगर ये जो 3 है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 लिखेंगे, और ये कितने बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3। यानी जो नंबर जितने बार रिपीट हो रहा है ना, उस नंबर को उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जितने टाइम से वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले, यही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करने वाले हैं, है ना। अब ध्यान से आप देखिएगा, अब यहां पे अगर आप नोटिस करें तो मैं लिखूंगा यहां पे सबसे पहले लिखेंगे 2SN इज इक्वल टू, ये जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन, ये जो है ना n टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि जितना टाइम्स रिपीट हो रहा है उतना ही से अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, और यहां पे लिखूंगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। n से इसलिए किया क्योंकि ये जो टर्म्स है ये रिपीट कर रहा है, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अपने को तो चाहिए क्या, Sn चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा तो अपने को मिल जाएगा Sn, तो ये हो जाएगा Sn/2 इंटू, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला, है ना। तो आई होप ये चीज यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, n/2 तो लिखा है इसको, क्या ये 2a जो है इसको ऐसा लिख देता हूं, स्प्लिट कर दूं, a प्लस a लिख देता हूं, है ना। तो इसको लिख देता हूं a प्लस a, है ना। अब समझिएगा, प्लस में n माइनस वन इंटू डी, ऐसा लिख दिया। अब आप अगर आपको एक चीज याद हो, जो चीज हम लोग पहले रिपीट कर चुके हैं कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होगा उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं लास्ट टर्म l, इसको l से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं। तो हम लोग एक चीज यहां पे समझ में आ गया कि यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, क्या, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू, ठीक है, ये जो है a लिखेंगे, a हो गया, प्लस में ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ये लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा l से इसको डिवाइड करते हैं तो l लिख दिया। तो ये एक और फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ये क्या है, ये फॉर्मूला भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए है, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म अगर पता हो तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। ये जब हमें n d a फर्स्ट टर्म पता हो तो हम इसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला फॉर्मूला। तो एक ही चीज का है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का। लेकिन अगर लास्ट टर्म पता हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर लास्ट टर्म पता ना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये चीज यहां से समझ में आ गया, अच्छा ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे ही होता है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर, इन तीनों नोट को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस का बाढ़ लगाएंगे, है ना भाई। चलो इसको आप रफ करते हैं, यहां से हम लोग लिखने वाले हैं, बंद करो। अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखने वाले हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एन नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट इसमें लिखने वाले हैं, सम ऑफ द फर्स्ट एन, सबसे पहला लिखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, है ना। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये होता है फॉर्मूला, है ना हमारा, कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन ये आता कैसे, अब हम लोग एपी पढ़ चुके हैं, उसके हेल्प से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, कि कैसे आता है, आप समझिएगा।
सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना। और उन जितने सारे नंबर 1 से लेके n तक उसका सम करना है, और हम उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसका देखते हैं प्रूफ, समझिएगा। सबसे पहले इसका प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आता कैसे है ना। तो लिखेंगे 1 + 2 + 3, और इस तरीके से क्या है? n तक जाएगा ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमें पता है कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये लिखा हुआ है हमें, और ये जो है एपी में है। कैसे है? एपी में। कैसे पता चला कि एपी में? सिंपल है यार, एपी में इसलिए है कि कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1 है, डी कितना है? कॉमन डिफरेंस 1 है, और लास्ट टर्म कितना है? एल कितना है? n है, हमें पता है, तभी तो बोलेंगे कि ये एपी में। कैसे पता चला एपी में? क्योंकि कोई भी अगर प्रोग्रेशन दे रखा है, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब कैसा है? वो एपी में है। तो ये एपी में है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला, Sn = n/2 इंटू a प्लस एल लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे a प्लस एल? सिंपल है, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। तो n/2, फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1 है, लास्ट टर्म कितना है? n है ना। तो ये देखिए हमारा जो है आ गया Sn = n/2 इंटू n + 1, है ना। तो यही तो फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये चीज यहां से प्रूफ हो गया, Sn = n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। तो आई होप ये चीज यहां से समझ में आ गया होगा कि आता कैसे है। ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर, देखिएगा सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर, है ना। अब जितने सारे ऑड एंड नेचुरल नंबर है उसका हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं कि वो आता कैसे है ना। तो देखिएगा मैं यहाँ पे सारे चीज लिखूंगा, इसका प्रूफ वाले जानेंगे। तो देखिएगा ऑड क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से 5 हुआ, इस तरीके से। अब यहाँ पे n टर्म कैसे फाइंड करेंगे? इसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल है ना। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा a है, d पता चल गया हमें कि 3 - 1 या 5 - 3 कितना आएगा? 2 आएगा। तो अगर हमें tn निकलना होगा तो a + n - 1 × d, यानी 1 + n - 1 × d। d कितना है यहाँ पे? 2 है, तो लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2n - 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2n - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस जो टर्म दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो प्रोग्रेशन है इसका nth टर्म 2n - 1 होगा, या लास्ट टर्म बोले, है ना। अब देखिए कैसे फाइंड किया, तो tn का फॉर्मूला लगा दो, tn = a + n - 1 × nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें nth टर्म पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? a पता है, d पता है, तो हम लोग tn निकालिए यहाँ से। इसका कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब समझिएगा, अब हम लोग ये जो 1, 3, 5 इस तरीके से अप टू 2n - 1 लिखा है, ये क्या है? लास्ट टर्म है, ये जो है फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस पता है। अब हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? Sn = n/2 इंटू a प्लस एल। a प्लस एल का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमें लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म पता है इसका, फर्स्ट टर्म कितना है? 1, लास्ट टर्म कितना है? 2n - 1। तो ये -1 + n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2n आ जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये Sn का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया 2n - 1, ये यहाँ से कट गया तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया n², है ना। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर का आंसर फॉर्मूला क्या होता है? n² होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? n², है ना। ये होगा हमारा फॉर्मूला, क्या चीज का? सम ऑफ द फर्स्ट ऑड एंड नेचुरल नंबर। ये tn कैसे फाइंड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी कैन फाइंड आउट दिस tn, है ना। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये n² कैसे है ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हो गया था, ये सेकेंड पॉइंट था। अब हम लोग डिस्कस करने वाले थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा? सम ऑफ द फर्स्ट इवन एंड नेचुरल नंबर। n इवन नेचुरल नंबर, है ना। n इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर। अब देखिएगा इसका क्या फॉर्मूला होगा, यही भी देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको यहां फिर से वापस क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। इसका भी ड्राइवेशन देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे 2 क्योंकि इवन नेचुरल नंबर है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 4 प्लस में 6 इस तरीके से आएगा। लेकिन इसका जो है लास्ट टर्म nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल है ना, हमें पहले पता है a पता है, d पता है। यहाँ पे 4 - 2 या 6 - 4 तो आ जाएगा 2, है ना। तो हम लोग tn = फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, लगा दो फॉर्मूला, है ना भाई। तो a कितना है? 2 है, प्लस n - 1 × d। d कितना है? d हमारे पास आ चुका है 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 2n - 2 और ये +2
ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो tn आ गया, यहाँ पे 2n आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टर्म दे रखा है तो tn तो फाइंड कर ही सकते हैं nth टर्म, कैसे? इस फॉर्मूला से। तो ये आ जाएगा 2n आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 4, n की जगह पर 3 रखिए तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आ तो रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। अब बात करते हैं आगे की, ये जो है रफ वर्क था हमारा। अब समझिएगा यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ दिस इवन नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है ना, तो क्या लिखेंगे n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सॉरी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है ना। तो यहां पे लिखेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 2 प्लस लास्ट टर्म कितना है 2n है ना। यहां से ले लो 2 कॉमन, तो ये n/2 2 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा n+1 आ जाएगा, है ना। ये 2 यहां से कॉमन लिए, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा n इंटू n+1, या आप इसको लिख दो n² प्लस n, सिंपल है। तो ये हो गया Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सॉरी सम ऑफ द n इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n² प्लस n, ये फॉर्मूला होता है n² प्लस n, है ना। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो निकालते हैं n इंटू n+1/2 होता है, ये कैसे डिराइव होता है, कैसे आता कैसे है। सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट इवन n नेचुरल नंबर, ये सारे कैसे डिराइव होते हैं, कैसे आते हैं, ये चीज सारे चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2 है ना। सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर ये होता है n²। इसी तरीके से सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर n² प्लस n, है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना है, ये जिंदगी में काम आ सकता है ना। ये जब भी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन होगा, है ना, डायरेक्ट वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, है ना। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट इवन n नेचुरल नंबर, है ना। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद से जेई के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया, जेई के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए, उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेता हूँ। इसमें दे रखा है इफ सिक्स्थ एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी आर, है ना। ये दे रखा है कितना 17 एंड 32, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म, 20 आप समझना। इसमें क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा, आप समझिएगा बात क्या है। इसमें बोल रखा है कि 6th एंड 11th टर्म जो एपी का है वो कितना है 17 एंड 32, है ना। अब हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो सिंपल है ना, हमें दे रखा है T6 इज इक्वल टू कितना दिया है 17, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब ये हुआ ये 17 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू कितना 17। लेकिन हम लोग आगे से ऐसा नहीं लिखने वाले, हमसे बोलेगा टर्म 6, इसका मतलब d का कोफिशिएंट 1 कम होने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 17, है ना, डायरेक्टली। और ऐसा नहीं लिखेंगे 6 माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे बोला T11, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 32, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, है ना, इज इक्वल टू कितना 32। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना ये 32। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा होगा, फिर से टर्म कितना बोला गया 11, डी का कोफिशिएंट कितना है 10, यानी 1 कम लेना है ना। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी तो हमें a मिलेगा। तो इन दोनों को घटाएंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। 5d माइनस 10d कितना होगा माइनस 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 32 कितना होगा माइनस 15, है ना। तो ये माइनस 15 ये माइनस उड़ गया यहाँ से, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3,
है ना। डी का वैल्यू जैसे ही पता चला, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट हेयर और हेयर, है ना भाई, या तो इक्वेशन 1 और 2 में आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 17 है, तो a प्लस 5 इंटू डी यानी 3 है इज इक्वल टू कितना 17, तो a प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 15, तो ये आ गया a का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू आ गया 2। अब हमें लेकिन फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T20, है ना, तो यहाँ पे लिखना है नाउ, हमें फाइंड क्या करना है T20, तो T20 मैं बोल रखा हूं कि डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस 19d लिखेंगे, d का कोफिशिएंट इस टर्म से हमेशा एक कम होगा, है ना। तो a कितना है हमें पता चला 2, 19 इंटू d कितना है 3 है, तो ये लिखेंगे 2 प्लस 19 इंटू 3 कितना होता है 57, है ना भाई, तो 57 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59, तो T20 का वैल्यू आ गया 59। समझ में आया, सिंपल है कि नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग क्या 10th में कर चुके हैं, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक जेईई के क्वेश्चंस करते हैं, वहां से हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, इसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जेईई के क्वेश्चंस करते हैं एक दो, है ना, वहां से हमारा कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। देखिएगा एक जेईई का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आया था कब, 2002 में आया था जेईई मेंस में, है ना। जेईई मेंस उस टाइम नहीं हुआ करता था, उस टाइम होता था AIEEE, लेकिन मैं जेईई मेन ही लिख रहा हूं। जेईई मेन 2002 में ये क्वेश्चन आया था, लिखा हुआ था इसमें क्या है, इफ third term of an AP is 7, है ना, and its seventh term is two more than 3 times of its third term, then sum of its first 20 terms, फर्स्ट 20 टर्म इज, है ना। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 228, ऑप्शन बी है 74, ऑप्शन सी है 740 एंड ऑप्शन डी इज 1090। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। अब हमें देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है T3 इक्वल टू 7, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, a प्लस, चाहे नहीं लिखिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वेशन 1 हो गया। सबसे पहला बात बोला क्या, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7, तो हम लिख दिया T3 इक्वल टू 7, है ना। अब आगे देखते हैं, इसके बाद से बोला गया है कि इट्स सेवेंथ टर्म इज टू मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी जो T7 है ये क्या है, 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ T3, ये ऐसा कंडीशन दे रखा है। इट्स सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ये दे रखा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, T7 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू T3 का वैल्यू पता है यहाँ से, ये क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 21, है ना। तो ये आ गया T7 का वैल्यू, यहाँ पे आ गया T7 का वैल्यू कितना, 23, ठीक। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना फर्स्ट 20 टर्म्स। हमें पता है कि इसके लिए क्या चाहिए, हमें A और D का जरूरत होगा, A और D का रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, है ना। अब समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A प्लस 2D, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि D का कोफिशिएंट टर्म से हमेशा एक कम होगा, इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या होगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना, 23 आया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आएगा माइनस 4D इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा माइनस 16, है ना, हाँ माइनस 16 आ जाएगा। अब समझिएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, D का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 4, D का वैल्यू 4 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में इसको उठा कर रख देंगे, है ना। तो इस वाला इक्वेशन में उठा कर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा A प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना, 7, तो A का वैल्यू आ जाएगा -1, A का वैल्यू आ गया -1, D का वैल्यू आ गया 4। हमें A और D ही तो चाहिए, और A और D का अगर वैल्यू पता चल गया तो फिर तो काम आसान हो गया हमारा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना नाउ
S20 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, है ना। तो फर्स्ट 20 टर्म्स हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे 20/2 n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, तो 2 इंटू a कितना है यहाँ पे -1, है ना, प्लस n माइनस 1 यानी 20 है n, तो 19 इंटू डी कितना है हमारे पास आ चुका है 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 20/2 कितना आएगा 10, -2 प्लस कितना आएगा ये 19 इंटू 4 76। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 आ गया, ये आ गया 74, तो 74 इंटू 10 कितना होता है 740, है ना भाई, 740, तो ये आ गया 740। तो S20 के जो वैल्यू आया ये क्या आ गया 740। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ये जेईई मेंस में आया था 2002 के अंदर, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये कब आया था, जेईई मेंस में आया था 2002 के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब ये हुआ कि सर ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद से ठीक है। तो कंसेप्ट आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसको क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहे हैं ना, ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए, एपी से रिलेटेड, जो कि एपी में आया होगा। हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है बोला इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, विथ नॉन जीरो कांस्टेंट, with non-zero common difference, with non-zero common difference equals the 50 times of its 50th term, then find 1/50th term of this AP is, है ना। अब समझिएगा ऑप्शन यहाँ 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 150, ऑप्शन बी इज गिवन यार 0 एंड ऑप्शन सी इज गिवन यार -150 एंड इन ए सिमिलर वे ऑप्शन डी इज ऑल्सो गिवन यार 150 टाइम्स इट्स 50th टर्म। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था जेईई मेन के अंदर, आया था कब आया था 2012 में, जेईई के अंदर आया था ये भी 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में, है ना। तो अब देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर पाते हैं, कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं। कब आया था ये, जेईई मेन में 2012 में आया था, है ना। तो आप देखिएगा जेईई मेंस में आया था ये 2012 में। क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले रीड कीजिए, बोला गया इफ 100 टाइम्स द 100th टर्म, जो 100वां टर्म है इसका, जो 100 टर्म्स है वो कितने टाइम्स है 100 टाइम्स, इक्वल्स द, ये फर्जी चीजें लिखा हुआ है, नॉन जीरो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस, इससे कोई इशू नहीं है, इक्वल्स द 50 टाइम्स ऑफ इट्स 50th टर्म। जो 50 टर्म्स है ना वो कितने टाइम्स है 50 टाइम्स, 100 जो टर्म्स है वो कितने हैं 100 टाइम्स। तो सिंपल हम लोग यहां से अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया इसमें बोला गया है कि जो T100 है ये कितने टाइम्स है 100 टाइम्स है, इज इक्वल टू, इक्वल्स बोला है, जो T50 यानी 50 टर्म्स जो है वो कितने टाइम्स है 50 टर्म्स है, सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 50 और ये 100 है ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा T100, है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा T50। अब हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू इस T100 को क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस 90 डी के कोफिशिएंट एक कम होगा टर्म से, a प्लस 4090, है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो 2a प्लस 198d इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा a प्लस 4090। अगर आप ध्यान से एक चीज नोटिस करो तो ये 2a, ये a इधर जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस 149d आएगा, है ना। और हमें इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो हमें फाइंड क्या करना था, ये इंपॉर्टेंट है, हमें फाइंड करना है T150,
है ना। 150वां टर्म हमें फाइंड करना है, तो T150 हमें इस AP का फाइंड करना है। तो सिंपल है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो A + 149D क्या है, ये T50 ही तो है, ये है T150 ही है, T150। तो इसका मतलब अच्छा ये हमारा आंसर भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो T150 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना, कि T150 का वैल्यू कितना आ गया, A + 149D जब सिंप्लीफाई किए ऑटोमेटिक ये क्या आ गया, T150 का वैल्यू आ गया, ये आ गया 0। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट था, समझना है क्वेश्चन में जो बोला गया था। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट मींस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया इसका आंसर। अब देखिएगा